अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन एंड मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन। सो सबसे पहले हम देखते ये हैं कि स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल क्यों कहते हैं और लार्ज इंटेस्टीन को लार्ज क्यों कहा जाता है। सो आपने इस चीज़ को बहुत क्लियरली याद रखना है कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टीन जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है, अगर मैं इस फोल्ड नुमा स्ट्रक्चर को खोल के सीधा कर दूं, एक लाइन के अंदर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, तो आप इसकी लेंथ देखेंगे तो ये इसकी जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टीन की निस्बत ज़्यादा होती है। सो अगर स्मॉल इंटेस्टीन की लंबाई जो है वो लार्ज इंटेस्टीन की निस्बत ज़्यादा होती है तो फिर हम इसको स्मॉल क्यों कहते हैं। सो बेसिकली स्मॉल या लार्ज का जो कंसेप्ट है वो लेंथ की बेस पर नहीं होता, वो चौड़ाई की बेस पर होता है। हम स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है, इसका जो डायामीटर है, इसकी जो विड्थ है वो कम होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टीन को हम लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ है या जो इसकी चौड़ाई है वो स्मॉल इंटेस्टीन की निस्बत ज़्यादा होती है। तो पहला तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वाई स्मॉल इंटेस्टीन इज़ कॉल्ड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन इज़ कॉल्ड लार्ज। तो बेसिकली हमने इनको नाम दिया है इनकी चौड़ाई की बेस पर। अगर आप लंबाई की बेस पर बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टीन की लंबाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टीन। दूसरा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया है कि जो स्मॉल इंटेस्टीन है इसकी चौड़ाई आपको कम दिखाई जा रही है फोल्डिंग की, जबकि जो लार्ज इंटेस्टीन है इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर ये बारीक बारीक से उभार नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई बेसिकली ब्रश नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे कि आप हेयर ब्रश यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर उभार होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्मॉल इंटेस्टीन में विलाई मौजूद होते हैं जबकि लार्ज इंटेस्टीन के अंदर कोई विलाई मौजूद नहीं होते। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टीन है इसके अंदर पैकेट्स बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, पाउच बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, जबकि जो लार्ज इंटेस्टीन है इसमें अगर आप देखें तो आपको पाउचेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप कहते हैं पाउच फॉर्मेशन, या साइंस की ज़बान में इसको हम हॉस्टेरिया कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर हॉस्टेरिया बनाने की सलाहियत नहीं होती, लार्ज इंटेस्टीन के अंदर हॉस्टेरिया बनाने की सलाहियत होती है। फोर्थ डिफरेंस वो ये कि जो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है, खुराक को हज़म करने का प्रोसेस है, वो स्मॉल इंटेस्टीन तक होता है। स्मॉल इंटेस्टीन के बाद जाकर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टीन है इसका डाइजेशन के ऊपर कोई रोल नहीं होता, इसका बेसिकली काम होता है फूड को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर खारिज करना। सही हो गया। तो ये चार डिफरेंस आपने जहन में रखने हैं। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले स्टमक होता है, जो भी आप फूड खाते हैं ओरल कैविटी से वो आपके स्टमक में आती है। स्टमक उसको जो है वो डाइजेस्ट करता है, HCl यहाँ पे सिक्रीट होता है, और स्टमक के बाद ये जो खुराक है वो हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टीन में। तो ये जो आपको अंदर वाला पोर्शन दिखाया, सॉरी स्मॉल इंटेस्टीन में, ये जो आपको अंदर वाला पोर्शन दिखाया गया है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टीन है। स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो कि स्टमक के करीब होता है डैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के नीचे हमारे पास होता है ज्यूजिनम, और ज्यूजिनम के नीचे हमारे पास होता है इलियम। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। फूड जो है आपके पास स्टमक से सबसे पहले ड्यूडिनम में आती है, ड्यूडिनम उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वो खुराक जो है वो जीजनम में जाती है, जीजनम उसको मज़ीद डाइजेस्ट करता है, और जीजनम के बाद वो खुराक जो है वो इलियम में जाती है। इलियम आखिरी पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टीन का। इलियम के साथ एक नाली कनेक्ट होती है जिसके ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टीन अपनी डाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टीन में डालती है। तो ये जो आपको सराउंडिंग में नज़र आ रहा है पाउचनुमा स्ट्रक्चर, इसको आप लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टीन के बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को आप कहते हैं सीकम, ठीक है। उसके बाद होता है कॉलन, ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये कॉलन है। तीसरा पार्ट इसका होता है रेक्टम, और आखिरी पार्ट होता है एनल कैनाल। ठीक हो गया। सो स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूजिनम, ज्यूजिनम और इलियम, जबकि लार्ज इंटेस्टीन के हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनल। अब जो कॉलन है ये सबसे मेजर पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टीन का, और इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और ये क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और जहाँ पे डिसेंडिंग कॉलन ख़त्म होता है डैट इज़ कॉल्ड सिग्मॉइड कॉलन। अब यहाँ पे आपके पास खुराक जो है वो रेडी है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद वो खुराक जो
है वो हमारे रेक्टम के अंदर आके जमा हो जाती है और उसके बाद हमारी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से हम फुजले को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एनल कैनाल। तो यहाँ से फिर हमारी बॉडी से फेसेस जो है या फुजला जो है वो बाहर खारिज हो जाता है। अब आ जाते हैं कि स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर खुराक की मूवमेंट कैसे होती है। अभी हम सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन है ना, उसके साथ एक बारीक सा छोटी सी ट्यूब अटैच होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अक्सर लोगों को अपेंडिक्स में दर्द होता है और वो 15 मिनट का एक ऑपरेशन होता है और डॉक्टर आपकी बॉडी से उस अपेंडिक्स को या उस ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। अपेंडिक्स का या इस ट्यूब का बॉडी के अंदर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, ये सारी ज़िंदगी आपकी बॉडी में मौजूद रहती है बट आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती। इसलिए जब कभी इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई जरासीम आके इस पर अटैक करता है या इसके अंदर सोजिश हो जाती है, तो उस वजह से ये आपकी अपेंडिक्स फूल जाती है और इसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो फिर डॉक्टर आपको फौरी तौर पर कहते हैं कि इस अपेंडिक्स को आप रिमूव करवा दें ताकि ये जो नाली है ये फट ना जाए, और अगर ये फट गई तो जहर जो है वो सारी बॉडी में फैल जाता है। लिहाजा यहाँ से इस नाली को कट कर दिया जाता है और इस नाली को बॉडी से निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोई ख़ास काम नहीं कर रही होती, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही होती, लिहाजा रिमूव करने के बाद भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टीन है इसमें कितनी तरह की मूवमेंट होती है, खुराक कैसे इसके अंदर हरकत करती है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट को आप कहते हैं मिक्सिंग मूवमेंट या मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस, दूसरी को आप कहते हैं प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस। तरतीब आपने यही रखनी है। सबसे पहले खुराक को मिक्स किया जाता है। किसके साथ मिक्स किया जाता है? जो भी आपके स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं उसके साथ आपकी खुराक को मिक्स किया जाता है ताकि वो एंजाइम आपकी खुराक के ऊपर आके अटैक करें और आपकी खुराक को मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें ताकि हमें बॉडी से खारिज करना आसान हो जाए। सो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस को हम सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है पार्टीशंस कर देना, टुकड़े बना देना। यहाँ पे आपको एक स्मॉल इंटेस्टीन दिखाई गई है, यानी कि ये जो फोल्ड हुई हुई आंत है, अगर मैं इसको खोल के सीधा करूँ तो ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। अब जब हमारे पास खुराक आती है तो ये स्मॉल इंटेस्टीन इस तरह की नहीं रहती, बल्कि कुछ इस तरह से ये अपने आप को क्या करती है, दरमियान से ये जो आंत है ये दरमियान से जगह जगह से अपने आप को तंग कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से सेगमेंट्स या टुकड़े बन जाते हैं। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स पूरी की पूरी आंत के अंदर बन जाते हैं। इसलिए हम इसको सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। अब अगर खुराक यहाँ पे मौजूद होती तो यहाँ पे खुराक को तोड़ना थोड़ा मुश्किल था, बट अगर आप इसको किसी भी, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एरिया है, यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है तो यहाँ पे आपको उसको तोड़ना मुश्किल है। बट अगर आप इसको मुट्ठी को थोड़ा सा तंग कर लेंगे, खुराक के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ के अंदर जो भी चीज़ होगी वो आसानी से टूट जाएगी। सो सेम काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो एरिया है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, लिहाजा फूड के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, एंजाइम आके अटैक करते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है ये बेसिकली काइम है। काइम क्या होता है? काइम का मतलब होता है वो फूड पार्टिकल जिसके साथ HCl मिक्स हुआ होता है, या वो फूड पार्टिकल जो मैदे से बॉडी में नीचे की तरफ आता है, उसको आप काइम कहते हैं। अब ये काइम जो है वो यहाँ पर आ गया है और जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टीन ऐसी नहीं रही। स्मॉल इंटेस्टीन ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या सेगमेंटेड में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। सो अदरवाइज जब काइम नहीं आएगा तो स्मॉल इंटेस्टीन ऐसी होगी। व्हेन काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टीन, स्ट्रेचिंग ऑफ इंटेस्टिनल वॉल अकर। ये जो हमारी इंटेस्टीन की वॉल होती हैं ये खिंचती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और हमारे पास सेगमेंट्स बन जाते हैं। अब हमारे पास जो हर सेगमेंट है ये एक ख़ास इंटरवल के बाद या एक ख़ास टाइम के बाद बनता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेगमेंट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता। सारे के सारे जो सेगमेंट्स बनते हैं वो एक ख़ास तरतीब से बनते हैं। सो दीज सेगमेंटेड कॉन्ट्रैक्शंस अकर आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल थ्रू आउट द इंटेस्टीन। जितनी मर्जी बड़ी स्मॉल इंटेस्टीन हो, जितनी मर्जी लंबाई उसकी ज़्यादा हो, सबके पूरी की पूरी इंटेस्टीन के अंदर ख़ास तरतीब के साथ जो है वो आपके ये सेगमेंट्स या टुकड़े बनते हैं। हर टुकड़े की जो लेंथ होती है, यानी एक जो सेगमेंट है इसकी जो अगर हम लंबाई देखें तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो काइम है इसको मिक्स होने में मदद मिलती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इसी तरह की रहेगी तो हमारा जो काइम है या जो हमारा फूड पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं हो सकेंगे। सो जैसे ही काइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन इस शक्ल से अपने आप को इस शक्ल में कन्वर्ट कर लेती है। दिस इज़ कॉल्ड मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस।
सो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन में कौन मिक्स होता है? डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टीन से खारिज होते हैं और वो हमारी फूड के साथ मिक्स होते हैं, और फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में तकरीबन 3 से 5 घंटे तक रहती है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टीन 3 से 5 घंटे तक इस खुराक को हज़म करने में मदद देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, डैट इज़ कॉल्ड प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है धकेलना। अब आपके पास सपोज करें ये आपके पास सेगमेंट्स बन गए थे, पहले आपके पास खुराक जो थी या काइम जो था वो यहाँ मौजूद था। अब स्मॉल इंटेस्टीन तो बहुत लंबी होती है, तो अगर हमारा काइम यहीं पड़ा रहेगा तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टीन से आगे मूव करके लार्ज इंटेस्टीन में कैसे जाएगा? लिहाजा पीछे से कोई ऐसा धक्का या ऐसी फोर्स लगना ज़रूरी है जो कि इस काइम को एक सेगमेंट से अगले सेगमेंट, फिर उससे अगले सेगमेंट, और इस तरह से पूरी स्मॉल इंटेस्टीन में हरकत दे। इस तरह के धक्के को हम कहते हैं प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। सो आपने तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है जब खुराक एक सेगमेंट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है, यहाँ पे मौजूद एंजाइम इसको मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो पीछे से एक धक्का आता है और वो धक्का इस पार्टिकल्स को या इस खुराक को अगले वाले सेगमेंट में मुंतकिल करता है। फिर अगले सेगमेंट के मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको मज़ीद तोड़ते हैं, और फिर पीछे से एक और धक्का आता है और ये खुराक यहाँ से आगे मूव करती है। फिर यहाँ पे मौजूद एंजाइम इसको तोड़ते हैं और फिर पीछे से एक और धक्का आता है और ये खुराक आगे मूव करती है। इस तरह से जो हमारे पास काइम है वो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टीन में मूव करता है। सो इस तरह की मूवमेंट को या कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली काइम को हरकत करने में मदद देती है। ठीक हो गया। किसकी तरफ हरकत करना है? कॉलन की तरफ। कॉलन क्या है? हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन है। किस वेलोसिटी से मूव करना है? 0.5 से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर तक हमारी खुराक आगे की तरफ धकेल दी जाती है। वेलोसिटी होता है कि आप एक ख़ास रफ्तार के साथ किसी ख़ास डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उसको आप वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी में रफ्तार और डायरेक्शन, सिम्त, दोनों मायने रखती हैं। फिर आता है प्रोपल्सिव मूवमेंट आर फास्टर इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन एंड बिकम स्लोअर इन द टर्मिनल पार्ट। सपोज करें ये जो है स्मॉल इंटेस्टीन का शुरू का हिस्सा है और ये स्मॉल इंटेस्टीन का आखिरी हिस्सा है, तो जो धकेलने की फोर्स होगी, क्योंकि मैं धक्का इस साइड से लगाऊंगी, जब मैं धक्का इस साइड से लगाऊंगी तो जो यहाँ पे पार्टिकल मौजूद होगा उसको तेज़ी से धक्का लगेगा, और आगे जाते 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 एंड पे इस धक्के की ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ऐसे ही है कि आपने 10 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया हुआ हो और आप पहले वाले बंदे को धक्का लगाएं, तो जो पहले वाले बंदा है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी और 10वें बंदे तक पहुंचते पहुंचते वो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन में होता है कि स्टार्टिंग में या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन जो है यहाँ पे धक्का तेज़ होता है और आखिर तक पहुँचते पहुँचते इस धक्के की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद एक एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक रश कहते हैं। रश का मतलब होता है तेज़ी से धकेलना, बहुत तेज़ी से अगर कोई काम हो रहा है तो उसको आप पेरिस्टाल्टिक रश कहते हैं। अब अगर एक ख़ास तरतीब से धक्का लग रहा है खुराक को तो वो ओके है। 3 से 5 घंटे में आहिस्ता 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 आपकी खुराक स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन में मूव कर जाएगी और फिर लार्ज इंटेस्टीन में वो कुछ देर तक रहेगी, कुछ घंटों तक रहेगी, और फिर आप उस खुराक को बॉडी से बाहर खारिज कर देंगे। बट सम टाइम आपको डायरिया हो जाता है या आपकी बॉडी के अंदर कोई जरासीम एंटर हो जाता है, आपने कोई गंदा पानी पी लिया, गंदी खुराक खा ली, तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उसने जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टीन के ऊपर अटैक कर दिया। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है वो बेचारी परेशान हो गई है, वो ख़राब हो गई है। अब वो क्या करेगी कि वो जो धकेलने की सलाहियत है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टीन खुराक को जल्दी 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 धकेलती है और आपकी खुराक जल्दी से लार्ज इंटेस्टीन में पहुँचती है और वो जल्दी से आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। जैसे कि डायरिया में अक्सर होता है, जैसे आपको मोशन लगते हैं तो मोशन में यही होता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। नॉर्मल रूटीन की निस्बत आपकी खुराक बॉडी से जल्दी रिलीज़ हो रही होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक रश, और वो एक एबनॉर्मेलिटी है, लिहाजा उसको फिर ठीक करना ज़रूरी होता है। तो खुराक एक ख़ास टाइम तक आपकी स्मॉल इंटेस्टीन में रहना ज़रूरी है। अगर वो उससे पहले आपकी बॉडी से बाहर खारिज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही और आपने जितना भी खाया है उसमें से कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कुछ भी आपको ग़िज़ायत नहीं मिली और सारी की सारी खुराक आपकी बॉडी से बाहर खारिज हो गई है। लिहाजा यही वजह है कि जब आपको डायरिया होता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ खुद को फील करते हैं और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक रश व्हेन अ वेरी पावरफुल एंड रैपिड। यहाँ पे दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं कि धक्का कैसा होना चाहिए, ज़ोर से होना चाहिए और तेज़ से होना चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर इट रैपिडली मूव्स काइम इनटू द कॉलन विद इन द मिनट्स। तो बजाय इसके कि खुराक 3 से 5 घंटे आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत में शिफ्ट हो, ये खुराक मिनटों के अंदर आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत में शिफ्ट हो
जाती है। वजह क्या होती है कि जो धक्का लग रहा है वो बहुत पावरफुल और रैपिड लग रहा है। ये मोस्टली कब होता है? जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फॉर एग्जांपल डायरिया, जिसको आप मोशन भी कहते हैं आम ज़बान में। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम आ जाते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कैसे काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन की भी मूवमेंट को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को आप मिक्सिंग मूवमेंट कहते हैं, सेकंड को आप प्रोपल्सिव मूवमेंट कहते हैं। देखा जाए तो दोनों सेम हेडिंग्स हैं जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, बस फ़र्क ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो मिक्सिंग मूवमेंट है उसको हम हॉस्टरेशंस कहते हैं। हॉस्टरेशंस का मतलब होता है पैकेट्स का बनना। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या हो रहा था कि सिर्फ दीवारें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और सेगमेंट्स बन रहे थे, ठीक है। सेगमेंट्स का अगर लफ्ज़ आएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट है। अगर पैकेट्स का वर्ड आएगा, हॉस्टरेशन का वर्ड आएगा, तो उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट कहते हैं। These movements are similar to the segmented movement that occur in the small intestine। जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स हो रही थी, ये मूवमेंट भी सेम वैसे ही होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बैग की तरह का, एक पाउच की तरह का एरिया बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम हॉस्टरेशंस कहते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द इंटेस्टिनल वॉल, तो जब आपको मैं आगे डायग्राम दिखाती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन पहले स्ट्रेट होती है, बट जैसे ही फूड इसमें पहुँचती है तो लार्ज इंटेस्टाइन पहले स्ट्रेट होती है, बट जैसे ही फूड इसमें पहुँचती है तो लार्ज इंटेस्टाइन अपने आप को पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर लेती है। सो ये वो पैकेट्स हैं। पहले आपको क्या दिखाया गया था, जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वो स्ट्रेट थी, बट अब इसने बाकायदा पाउच की शक्ल में अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। इन पाउचेस को हम कहते हैं हॉस्ट्रेशन, और एक पाउच की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के सेगमेंट्स पढ़े थे उनकी जो लेंथ थी वो 1 से 2 सेंटीमीटर थी। सो याद रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि लार्ज है तो इसके जो पाउचेस बनते हैं उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। जैसे ही आपकी खुराक जो है पाउचेस बनते हैं, यहाँ पे आपकी खुराक जो है मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे फूड जो है जमा हो जाती है, और उसके बाद एक धक्का लगता है, डैट इज़ कॉल्ड प्रोपल्सिव मूवमेंट। इसको हम मैस मूवमेंट भी कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से हमारी जो फूड है वो हमारे रेक्टम तक, और उसके बाद वो हमारा होल जिसके ज़रिए से हमने फूड को बाहर खारिज करना होता है वहाँ तक पहुँचती है। अगर ये प्रोपल्सिव मूवमेंट नहीं होगी या धक्का नहीं होगा तो आपकी जो खुराक है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी रहेगी और वो वहाँ से नहीं निकलेगी। सो हॉस्टरेशन जो है वो हमारी फूड को रेक्टम तक जाने में मदद देती है। अगर इस तरह के पाउचेस नहीं बनेंगे तो हमारी खुराक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फंस जाएगी, हमारे फीसिस वहीं मौजूद रहेंगे और बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मूवमेंट जो है वो 10 मिनट तक से आधा घंटा या 1 घंटे तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती रहती हैं, और जब हमारे पास 1 घंटा पूरा हो जाता है तो ये जो हमारे पास फीसिस हैं ये हमारे रेक्टम में आ जाते हैं, और फिर हम इनको बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर खारिज कर देते हैं। देन दे रिटर्न आफ्टर हाफ और फुल डे। अब जब आपने एक दफ़ा इस फीसिस को बॉडी से बाहर खारिज कर दिया है तो दोबारा आपकी खुराक को मुंह से लार्ज इंटेस्टाइन तक आने में तकरीबन आधा दिन या पूरा दिन भी लग सकता है। यही वजह है कि हम दिन में 1 से 2 दफ़ा ही फीसिस को पास करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोपल्शन दिखाई गई है कि किस तरह से धक्के की वजह से, जब यहाँ पे धक्का लगा है तो फूड जो है वो पहले यहाँ और उसके बाद यहाँ और उसके बाद यहाँ एक एक होस्टेरिया या पैकेट के अंदर मूव कर रही है, और आखिर में ये रेक्टम से बॉडी से बाहर खारिज कर दी जाती है। सो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।